19 सितंबर 1979 वेडनेसडे का जन्म है। 3:23 सुबह का जन्म है और कासगंज उत्तर प्रदेश का जन्म है। जुपिटर लग्न में है, राहु जो है लग्न में है, चंद्रमा लग्न में है, लग्नेश चंद्रमा है। अगर राहु जुपिटर खराब हुए तो लग्नेश और लग्न में ही चंद्रमा है, ये ज्यादा बुरा प्रभाव डालेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जुपिटर राहु, राहु तो ऐसे भी लग्न में आ गया तो खराब कर दिया लग्न को, फिर भी एक बार कॉम्बिनेशन को हम चेक कर लेते हैं कि उनमें किसी के भी शरीर की स्थिति रोग है या सर हम भाव चलित से देखेंगे कि कुंडली लगन कुंडली से? देखिए युति तो हम लग्न कुंडली से देखेंगे। अच्छा सर। और सामने गलत हाँ देख लिया तो सामने का नंबर होता है। क्योंकि हाँ मेरे को याद था ना, क्योंकि मंगल नीच का है इस कुंडली में, तो उसका अच्छा, है 4 नंबर की कुंडली है, मेरे को इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक। राशि कुंडली में जो है लग्न कुंडली में मंगल नीच का आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कर्क। अगर चंद्रमा अगर यहाँ पे है, चंद्रमा जो लग्नेश है, तो चंद्रमा वैसे भी सेकंड भाव में है, जुपिटर के साथ है, शनि के साथ है, राहु के साथ है। तो ये खराब पहले ही हो गया, क्योंकि राहु शनि दोनों आ गए, साथ में जुपिटर भी है, तो थोड़ा सा बचाव भी कह सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स उसमें बुरे हुए तो फिर वो बुरा फल देगा, तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो जुपिटर पहले देखते हैं चंद्रमा के साथ। चंद्रमा पहले देखते हैं, चंद्रमा क्या नंबर बताता है। चंद्रमा हमारा 1 नंबर बता रहा है, ठीक है, क्योंकि लग्नेश है, दूसरे का प्रभाव नहीं दे रहा। फिर हम आगे देखते हैं 1 2 6 8 12, ठीक है। चंद्रमा अपने नक्षत्र स्तर पे 1 2 6 8 12 पूरे बुरे भाव लेकर के बैठा है, ये बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। साथ साथ 5 9 भी है, लेकिन 10 नहीं है, 11 नहीं है, तो ये कमजोर हो गया। मंगल नक्षत्र स्तर पे है, सबलाट स्तर पे यहाँ पे 5 बार है, 10 नंबर है, ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन नक्षत्र स्तर पर बहुत ही बुरा प्रभाव दे रहा है। तो चंद्रमा अपने आप में खराब है जो लग्नेश है। अब जो है यहाँ पर जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर का नक्षत्र स्वामी 1 2 6 8 12 बता रहा है, नक्षत्र और सब लॉर्ड पे 1 नंबर आ रहा है, ग्रह स्तर पे भी 1 6 है, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के ये केतु चंद्रमा और गुरु दोनों को ही खराब कर रहा है। राहु को देखते हैं। राहु बुरा नहीं है, राहु ठीक अवस्था में है, 5 नंबर का भाव है, लेकिन फिर भी 1 2 11 है, उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। बात करते हैं शनि की, जो चंद्रमा के साथ है। शनि भी बुरा नहीं, तो जो बुरे प्लेनेट है उतना बुरा प्रभाव नहीं दे रहा है, जुपिटर बुरा प्रभाव दे रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि जुपिटर नक्षत्र है वो सैटर्न के है, और जुपिटर खुद खष्टेश है यहाँ पे, है ना, नौमेश भी है, खष्टेश भी है। ऐसे लोगों को अगर जो वैदिक ज्योतिष का नियम है कि 1 5 9 भाव के, एक पहले 5वें 9वें भाव के प्लेनेट की प्लेनेट के स्टोन को पहना देना चाहिए। वो यहाँ पर अगर कर दिया गया तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। यहाँ पे गुरु के रत्न को नहीं धारण करना है। राहु केतु का तो करेंगे ही नहीं, राहु केतु शनि का यहाँ पे हालांकि बुरा नहीं है, लेकिन अष्टमेश तो है ही, सप्तमेश और अष्टमेश है, मार्केश और अष्टमेश, तो शनि का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, गुरु का भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो खष्टेश है। और कर भी देते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो केतु के नक्षत्र में है और वो अच्छे भाव लेकर के नहीं बैठा है केतु में, 1 2 6 8 12 है, तो ये ज्यादा बुरा प्रभाव दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे गुरु का उपचार अगर हम कर देते हैं तो बचाव हो जाएगा। सर जैसे इसमें क्या कहते हैं, चंद्रमा में 5 है, 5 नंबर है, अगर 11 एक्टिवेट कर दें
तो क्या कुछ फायदा नहीं करेगा? सबसे पहले तो चंद्रमा का और लग्न, जुपिटर में भी 9 आ रहा है, अगर 11 एक्टिवेट करा दें तो यहाँ पर, तो क्या कुछ वर्क नहीं करेंगे वो? जैसे 9 11 5 11 तो नहीं, दो चीजें रिकवरी दिखता है। समझिए, दो तरीके हैं। मान लीजिए आपका घर गंदा हो गया, तो हम दो तरीके से सफाई करते हैं। पहला सफाई क्या करते हैं कि हम धूल मिट्टी जाले जो है उनको हम झाड़ू से साफ करते हैं, फिर पेंट करते हैं। ठीक है, हमारा घर चमकने लग जाता है। अर्थात हम गंदगी को पहले सफाई करते हैं। ठीक है, तो गंदगी को हटाते हैं और फिर पेंट करते हैं, तो हमारा घर साफ सुथरा हो जाता है। तो भाव एक्टिवेशन का जो काम है वो उसी तरह से करता है। ठीक है, और केवल हम उसको पेंट करना शुरू कर दें दीवार पे। मान लीजिए अब हमने घर की सफाई नहीं की, ठीक है, धूल मिट्टी नहीं हटाया, जो गड्ढे पड़ चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, उनको नहीं भरा, और वैसे ही पेंट कर दिया, तो हमारे घर कितना बढ़िया पेंट लगा ले, अच्छा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि साथ में जो ब्लैक जाले लगे हुए थे वो भी उसमें मिक्स हो जाएंगे और कलर उतना अच्छा नहीं आता खिल करके। उसी तरह से हमें दोनों तरीके से काम करना चाहिए। हमें भाव एक्टिवेशन तो करना ही चाहिए, निगेटिव भाव जो एक्टिव हैं उनको भी दूर करने के मंत्र उपचार जरूर बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम केतु के मंत्र उपचार बता सकते हैं, जो हमारे जुपिटर और चंद्रमा दोनों को ठीक करेगा। यहाँ के केतु अपने आप में भी ठीक हो जाएगा, और 3 प्लेनेट को खराब कर रहा है वो। एक तो खुद खराब हो रहा है, दूसरा चंद्रमा को खराब कर रहा है, तीसरा गुरु को खराब कर रहा है। तो हम केतु के बीज मंत्र बता सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा के बीज मंत्र हम बता सकते हैं कि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चंद्रमा फंस गया है जाल में, तो चंद्रमा के जो है बीज मंत्र जपेंगे तो केतु के प्रभाव से दूर हो जाएगा। केतु अच्छा भले ना हो, लेकिन चंद्रमा बच जाएगा। चंद्रमा लगने से वो बच गया तो हम बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो जुपिटर और चंद्रमा दोनों के उपचार हम कर सकते हैं, और अगर दोनों ना कर सके तो केतु के बीज मंत्र जरूर बताना, क्योंकि केतु ठीक हो गया तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, जुपिटर को ठीक कर सकते हैं। जुपिटर के बीज मंत्र सबसे पहले यहाँ जरूरी है, या चंद्रमा के जरूरी है, या तीनों में से किसी एक का हम कर सकते हैं। हाँ सुन लीजिए। हम्म 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 हाँ हम्म हम्म हाँ, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लोग कॉल कर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चेक करता हूँ तो रिंग बजती है। ठीक है, जो लोग हैं जैसे कि तो सुनील जी की शिकायत आ रही है, कोई कॉल नहीं उठाता है ना। चलिए, हम बात करते हैं मरकरी की। सॉरी, हाँ, उपचार की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम तीनों तरीके से उपचार कर सकते हैं, और भाव एक्टिवेशन भी करवा सकते हैं। तो जो सबसे जरूरी है वो केतु का जरूरी है। केतु के बीज मंत्र अगर हम जपते हैं तो तीनों ठीक हो जाएगा। चंद्रमा को जपते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा लगने से, और चंद्रमा के मंत्र जप लेते हैं, मंत्र का अगर जाप कर लेते हैं तो जुपिटर का जो बुरा प्रभाव है उस पर नहीं पड़ेगा, केतु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बचाव हो जाएगा। जुपिटर को ठीक कर लेते हैं तो उसका जो बुरा प्रभाव चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा, तो जुपिटर भी ठीक हो जाएगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जो प्लेनेट पीड़ित होता है उसी का मंत्र बता देना चाहिए। तो यहाँ लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है, लग्न का भी मालिक है यहाँ पे। तो चंद्रमा के बीज मंत्र जपने के लिए कहा जाए, और इससे भी इनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और केतु के लिए जो है, केतु के लिए राहु केतु के अक्ष पे है चंद्रमा, तो इनको कालसर्प पूजा
के लिए बता देना चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष किसी न किसी प्रकार से जब चंद्रमा के साथ होते हैं राहु केतु, तो ये इसका प्रभाव रहता है काल सर्प दोष का। तो उपचार इनको करवा देना चाहिए काल सर्प दोष का, किसी मंदिर में जाकर के, शिव मंदिर में। और प्रत्येक वर्ष इनको रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए, शिव जी के आसपास शिव जी के मंदिर में बैठ करके रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ये हर साल कराते रहें तो फिर धीरे धीरे शिव जी के मंदिर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जाए, तो डिप्रेशन कम हो जाएगा। जुपिटर कैसे ठीक होगा? कोई गुरु बनाए। गुरु, अगर किसी को गुरु नहीं बनाया, इन्होंने नामदान नहीं लिया हुआ है, तो गुरु बनाए, गुरु की सेवा करें। गुरु का कभी पैसा न मारे, गुरु को अपशब्द न कहें, गुरु का ख्याल रखें। तो मंदिर जाएंगे तो गुरु अपने आप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और चंद्रमा का मंत्र जाप करते रहें, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम क्या बताया आपने अलका जी? सर प्रॉब्लम तो कहीं है एक्चुअली, इनको तो 23 की एज से बीपी शुरू हो गया था। बीपी? हाँ, और सर 13 इयर्स हो गए, कोई बेबी भी नहीं है इनके। 13 साल हो गए, बेबी नहीं है। लेडीज की कुंडली है ये? नहीं सर, मेल की है। ठीक है, तो मेल के चार्ट में नहीं देखते ना संतान के लिए, तो पहले उनकी वाइफ का चार्ट देखना चाहिए। अगर उनमें कहीं प्रॉब्लम है तो हम जेंट्स का चार्ट देखते हैं। सर जो आपने रुद्राभिषेक बताया है कि मंदिर में जाके करें, वो चंद्रमा के लिए होता है? रुद्राभिषेक कराने से चंद्रमा के लिए, चंद्रमा जब पीड़ित होता है तब करते हैं। राहु केतु का उपचार भी रुद्राभिषेक से होता है। राजीव जी, जी सर। हाँ बताइए, रुद्राभिषेक किसके लिए किया जाता है? जी, शनि राहु केतु चंद्रमा के लिए ही होता है। और गुरु भी काम करता है, अलग अलग ग्रहों का भी हमने निकाला है गुरुजी, अलग अलग ग्रहों के लिए भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। कुल मिला के रुद्राभिषेक शिव जी की पूजा है, शिव जी की आराधना है। जी। रुद्र का जो है, मतलब उनको कहा जाता है सर्वदेव, देवादिदेव, मतलब सभी देवताओं के देवता हैं, मुख्य ग्रह है, मुख्य देवता हमारे भगवान है। तो त्रिदेवों में उनका नाम आता है, और कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जिस पर्वत पर आज के वैज्ञानिक युग में भी कोई जहाज लेकर के नहीं जा सकता, ऐसी वहां पे चुंबकीय शक्ति है, उस पर कोई चढ़ नहीं सकता जब तक उनकी मर्जी नहीं आएगी। तो उस पे भगवान बुद्ध और एक उत्तराखंड के ही नहीं, मतलब जहाँ पे है हिमालय पर्वत, वहीं के जो है रेप्पा जी, रेप्पा ऐसा कुछ नाम था उनका, बहुत बड़े तांत्रिक रहे अपने टाइम पे, और उनकी बहुत सारी तंत्र विद्याएं आज भी काम आती हैं। अलरप्पा ऐसा कुछ नाम है, तो वो चढ़े थे। बाकी आज तक कोई शिव पर्वत पे इस कलयुग में नहीं जा पाया है। तो इक्के दुक्के लोग गए, जो लोग जाके वहां पे साधना किए। बाकी आज के टाइम पे बड़े बड़े वैज्ञानिक कोशिश करते रहे, वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो जो उनका साधक होगा, जो उनका भक्त होगा, वही जा सकता है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो इस कलयुग में भी काम करता है। तो उनकी आराधना करने से, और उनकी आराधना करने से जो भी पाप है, जो भी जो है बुरे प्लैनेट्स हैं, उनके जो प्रभाव हैं, जो नेगेटिविटी है, वो दूर होती है। खास करके जब हम जागृत शिवलिंग के आसपास बैठते हैं, तो उनको कम से कम, जिनको भी काल सर्प दोष है, उनको सोमवार को दूध से शिव जी की दूध जल से सेवा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए कहना चाहिए। 5-10 मिनट बैठ के वहां पर ओम नमः शिवाय या फिर चंद्रमा के बीज मंत्र जपना चाहिए। इसमें एक कहानी भी है कि चंद्रमा ने कोई बुरा काम किया था,
जिससे उनका शरीर कोढ़ रहित कोढ़ हो गया, मतलब पूरे शरीर फोड़े फुंसी जो भी है गलने शुरू हो गए थे। और फिर उनको कहा गया कि आप शिव जी की आराधना करें, तब जाके कई हजारों वर्ष के बाद वो ठीक हुए। तो शिव जी के मंत्र में, शिव जी की शक्ति में इतनी पावर है कि वो जिंदा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है उसको ठीक कर देते हैं, और मृत्यु को भी टालने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है, क्योंकि मृत्यु के देवता है। तो शनि के, राहु केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हम इनकी पूजा करते हैं। चंद्रमा इनके साथ सिर पे निवास करते हैं। इसका अर्थ ये है, चंद्रमा उनके सर पे निवास नहीं करते। कहीं न कहीं ये माना जाता है कि चंद्रमा भगवान के सिर पे बैठे हैं, अर्थात जो चंद्रमा अगर कष्ट में है तो भगवान शिव जी की आराधना करने से, चंद्रमा अगर पीड़ित है भगवान शिव जी की आराधना करने से चंद्रमा पाप मुक्त हो जाता है और उनकी रक्षा करता है, इसलिए शिव जी की पूजा की जाती है। तो इस चार्ट में भी शिव अगर चंद्र मंत्र अगर जप किया जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब ब्लड प्रेशर और दूसरा इन्होंने बताया चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में क्या प्रॉब्लम अगर आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे मंगल की दशा है और ये शुरुआत हुई है 2020 से। इसके पहले जो है चंद्रमा की दशा थी। चंद्रमा में क्या प्रॉब्लम है कोई चेक करते हैं। 1 2 1 6 8 12 5 11 नहीं है ना, 1 2 6 8 12 ज्यादा है और 5 11 नहीं है, 5 9 है, 11 नहीं, 2 5 9 है, 11 नहीं है। वो एक्टिवेट कराया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा खत्म हो गया, अब मंगल की दशा शुरू हो गई और मंगल में हम पाएंगे कि 5 12 है, नक्षत्र स्तर पर 1 6 9 है और 1 2 7 8। यहाँ भी हमें 9 11 नहीं दिखा, 5 11 नहीं दिखा, कमजोर अवस्था में। और 1 6 8 12 ज्यादा, 1 2 6 8 12 है। मंगल में भी हमें 1 2 6 8 12 पूरी तरह से दिख रहा है। तो बुरे भाव यहाँ भी एक्टिव है और अच्छे भाव कमजोर से पड़ गए। मंगल भी कमजोर अवस्था में है। राहु ठीक ठाक है, राहु में 2 11 एक्टिव है, 5 यहाँ भी नहीं है लेकिन 2 11 एक्टिव है। तो हमें क्या करना है कि प्रेजेंट मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल में जुपिटर के नक्षत्र में है, यहाँ पे 11 नंबर हमें एक्टिवेट करा दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा, 1 9 11 हो जाएगा। 5 नंबर भी एक्टिवेट करा सकते हैं, 5 11 हमें, हालांकि 5 हमें ग्रह स्तर पे मिल गया, तो हम 11 नंबर एक्टिवेट करा दीजिए। मंगल कुछ ठीक ठाक अवस्था में आ जाएगा। दशा जो है हमें, दशा में हमें सैटर्न है जो 2021 में खत्म हो रहा है, फिर मरकरी की दशा शुरू होगी और मरकरी सिर्फ 2 नंबर है, बुरे भाव तो एक्टिव है 3 बार है लेकिन 2 नंबर है। और 5 11 हमें फिर केतु में भी नहीं मिल रहा, वीनस में भी नहीं मिल रहा, सन में भी नहीं मिल रहा। तो जहां 5 और 9 है वहां पे 11 भाव का अभाव है। चलिए नहीं भी होता लेकिन 1 6 8 12 भी यहाँ पर एक्टिव है, जो कहीं न कहीं रोग को बताते हैं, 1 6 8 12। तो कुछ न कुछ समस्या इस चार्ट में भी दिख रही है। और जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद से मार्स, जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न में भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब हम भावों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम बता रही है शायद ये ना, कुछ ऐसा डिप्रेशन भी बता रही है। रोग, जब व्यक्ति का शरीर रोगी हो जाता है, मस्तिष्क रोगी होता है, कहीं कहीं पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो सबसे पहली चीज देखिए, कुछ चीजों को तो हम जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन को मेडिकल साइंस में ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, वो सिर्फ नींद की दवा देते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति सोता रहता है, सोचता कम है, तो वो धीरे धीरे ठीक होता, 2-3 साल लग जाते हैं। अगर वो प्रॉपर दवा ले रहे हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल लगते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। कभी कभी उभर के आएगा लेकिन फिर
उसमें तब तक दशा अंतर्दशा भी कई बार कमजोर हो जाती है, बीत जाता है। तो प्रॉपर इलाज अगर कराएं तो अच्छी बात है। बच्चा नहीं हो रहा है, 13 साल हो गए, तो समस्या तो चार्ट में दिख रही है, लेकिन क्या है कि बच्चा जो है माता जन्म देती है, तो पत्नी का चार्ट देखना जरूरी है। और पति पत्नी जब 13 साल बीत गए, एक बार डॉक्टर की राय जरूर ले लेनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर की राय जरूर ले लेनी चाहिए कि कमी कहाँ पर है, पत्नी में है या पति में है, या दोनों ठीक है। तो प्रॉपर इलाज उनका कराएं। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के साथ साथ हमें मेडिकल उपाय भी जरूरी है, तो मेडिकल उपाय हमें जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी पे हम विश्वास करके बैठे रहें। तो डॉक्टर की राय जरूर लें। तो अभी कुछ टेस्ट कराया कि नहीं कराया, ये आप उनसे पूछिएगा और कहिएगा प्रॉपर टेस्ट कराएं और प्रॉपर इलाज कराएं। घटना तो तभी घटेगी जब हमारे प्लेनेट एक्टिव होंगे। जो प्लेनेट अच्छी है, जैसे 5-9 तो है, ऐसा कमी नहीं है, और 11 नंबर किसी तरह से एक्टिवेट करा दिया जाएगा, लेकिन नहीं है तो। लेकिन हमें मेडिकल साइंस की भी हेल्प लेनी चाहिए, वो प्रॉपर लें। उसके बाद से एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी साथ साथ करते रहें। अगर मेडिकल उपाय नहीं करना तो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो है आप 11 नंबर एक्टिवेट करा दीजिए, 5-11 एक्टिवेट कराइए। किसमें? अभी दशा जो है जुपिटर की, मंगल की चल रही है, मंगल में कराएं। तो जुपिटर में हमें करना, जुपिटर में एक्टिव करना है 11 नंबर, 5-11। तो ये काम करना शुरू कर देगा। और जब जुपिटर कराएंगे तो जुपिटर की दशा भी चल रही है, ये भी काम जुपिटर की नई सैटर्न दशा चल रही है। मरकरी बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है, न्यूट्रल है, ये काम कर जाएगा। और जुपिटर पे अभी हमें, जुपिटर खराब होता तो संतान संबंधी समस्याएं रहती हैं। तो जुपिटर अपने आप में खराब है। यहाँ पे जुपिटर का नक्षत्र स्वामी 1, 2, 6, 8, 12 बता रहा है, ग्रह स्तर पे 1 बता रहा है। तो 1 बताना मतलब खराब है, 1 निगेटिव होता है संतान के लिए और मैरिज के लिए, तो यहाँ पे 1 नंबर वैसे भी निगेटिव है। तो जुपिटर को एक्टिवेट कराएं, और जुपिटर में 11 में एक्टिवेट कराएं, तो कुछ हद तक इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर इलाज करवाएं और फिर बताएं कि कहाँ पे स्थिति है खराब है, कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, गुरु का जो है मंत्र जाप हमें करना है, गुरु का मंत्र जाप हमें करना है, और केतु का दान कराना है। ठीक है, चंद्रमा के मंत्र जाप कर सकती है, केतु के दान करा सकती है। ठीक है, चंद्रमा के मंत्र जाप करना है और केतु के लिए दान कराना। जो कोढ़ी है, जो रोगी है, जो भीख मांगने वाले हैं, उनको 7 प्रकार के अनाज मिला करके दान करते हैं 7 दिनों तक। 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज लें, और चाहे वो 100-100 ग्राम ही हो, 250-250 ग्राम हो, और 7 दिनों तक दान करें। बुधवार से शुरू करके बुधवार तक करें। ठीक है, चलिए, अब इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है? कारक कौन होता है हार्ट का? सूर्य होता है ना। 4th स्थान का कारक कौन होता है? चंद्रमा होता है। हार्ट का कारक सूर्य होता है, और भाव होता है 4th भाव। फिर तबियत बिगड़ रही है। 4th भाव अर्थात शुक्र। ठीक है, 4th लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र शुक्र बुरा तो नहीं है, शुक्र ठीक ठाक है, बस सूर्य के साथ शायद। 1 मिनट देख लेते हैं शुक्र कहाँ है। अच्छा, शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ 3rd भाव में है। ये कमी है, ये कमी है।
शुक्र अपने से 12वें में चला गया, ठीक है। फोर्थ का जो प्लेनेट अपने से 12वें में चला जाता है वो अपने भाव को कमजोर कर देता है। और यहाँ पर जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी का छठे में चला जाए तो मैरिज में प्रॉब्लम देता है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देता है। वही चीज हम यहाँ भी देखेंगे। वीनस 8 डिग्री का है, सन जो है 1 डिग्री का, थोड़ा एक साथ ही बैठे और सन में कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है, वीनस में कोई बहुत बुराई नहीं है, मरकरी में कोई बुराई नहीं है। तो इनको माता जी 35 साल 39 साल की उम्र हो गई। अभी माता जी इनकी जीवित होंगे या इनके ससुर होंगे अभी, ठीक है। दोनों को क्या दे सकते हैं ये, कोई रेडीमेड कपड़े जो या कोई रत्न ज्वेलरी गिफ्ट कर दे इनको, और जो ये यूज करें अपनी सास को कर सकते हैं या अपनी ससुर को या दोनों को कर दे तो ज्यादा अच्छा है। फोर्थ भाव में हमें शुक्र को एक्टिवेट करना है, ध्यान रखिएगा, फोर्थ भाव में हमें एक्टिवेट करना है। तो रिश्तेदारों से बढ़िया हमें कोई एक्टिवेशन नहीं मिलता, इन्हीं को अगर हम देते हैं तो ये लोग जानबूझ करके जिसे यूज करेंगे, तो जैसे जैसे यूज करते रहेंगे। तो शुक्र जो है शुक्रवार को ही गिफ्ट करना है और फोर्थ भाव में एक्टिवेट करना है शुक्र को, तो शुक्र अच्छा हो जाएगा और इनका जो हार्ट की समस्या है ये कहीं कहीं कंट्रोल में आ जाएगी। बाकी हार्ट का कारक जो है सूर्य है, वो थर्ड में है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने से सेकंड भाव में है। वीनस यहाँ पे जो फोर्थ का मालिक है वही अपने से 12वें चला गया, ये स्थिति खराब है और इसको ठीक करना जरूरी है। तो अगर कोई प्लैनेट अपने से 12वें चला जाता है तो हमें उसको उसी घर में एक्टिवेट करना जरूरी है। तो फोर्थ भाव में हमें वीनस को यहाँ पे एक्टिवेट करना जरूरी है, तो ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, एक बचाव हो जाएगा। जैसे कि हम वेंटिलेटर पर व्यक्ति को जिंदा रखते हैं वैसे ही ये काम करता है। इसको जो है करवाइए। तो जो भी चीजें हैं मंत्र जप या जो भी चीज को करवाइए, और ससुर को या सास को, ससुर को या अपनी माता को, ठीक है, अपनी मदर हो तो या आप ससुर हो तो उनको इनको गिफ्ट देना है कोई ज्वेलरी, ठीक है, जो जिसे वो यूज करें। अब ज्वेलरी में अपने ससुर को अंगूठी बनवा के दे सकते हैं, ओपल की अंगूठी दे बनवा करके, हीरे की दे सकते हैं, है ना, और डिजाइनर होनी चाहिए अंगूठी, क्योंकि शुक्र के लिए हम दे रहे हैं, ज्वेलरी के रूप में दे रहे हैं, तो अंगूठी के रूप में दे करके थोड़ा सा सुंदर बना होना चाहिए, बना और नॉर्मल ना लगे। उसमें अगर जरकन हो, उसमें अगर टोपाज हो, नहीं उसमें अगर फायर ओपल हो तो वो उसे यूज करें, और हो सके तो माता और ससुर दोनों को दे दें। तो ये फोर्थ भाव में एक्टिवेट, हार्ट की समस्या कहीं की कंट्रोल में आ जाएगी। बाकी खान पीन का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि कोई बीमारी शुरू हो चुकी है, और जब समस्या आ चुकी है तो इलाज के लिए हमें मेडिकल साइंस का भी सहारा लेना है, सावधानी भी बरतनी है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग ना ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें चला जाता है तो वो समस्या देता है, अपने भाव के फल को देने में असमर्थ हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फिफ्थ का मालिक फोर्थ में चला गया तो बच्चा नहीं होता, ठीक है, फिफ्थ का मालिक फोर्थ में चला गया तो बच्चे नहीं होते, सेवंथ का मालिक 6 में चला गया तो शादी नहीं होती, है ना। तो वही चीजें अपने से 12वें जब कोई प्लेनेट चला जाता है अपने भाव के प्रभाव को कम कर देता है या खत्म कर देता है, ठीक है, खत्म हो जाता है उसका प्रभाव और वो उसका प्रभाव देने में असमर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र को हमें फोर्थ में एक्टिवेट करना है। जब मैरिज में होता है तो उसे 7th में एक्टिवेट कराते हैं, और
इस तरह से उच्चार, इसको आप लोग ध्यान रखिए। देखिए ये सब चीजें किताब में नहीं मिलेगी। जैसे कि हमने एक एस्ट्रोलॉजर को आज फोन किया था, तो उच्च के ग्रह नीच के पहले वाले कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है वो है। फिर जब हम किसी को अच्छा बनाना चाहें तो अच्छा भी बता सकते हैं, बुरा बताना चाहे बुरा भी बता। एस्ट्रोलॉजी तो एक 2 दूना 4 तो है नहीं, तो 2 दूना 4 होना चाहिए, है ना। 2 दूना 4 एक हद तक होना चाहिए कि जो फार्मूले हैं, जो भाव है, वो अगर अगर ये काम 2 दूना 4 नहीं रहेगा तो लोगों का विश्वास ऐसे ही कम है और कम होता चला जाएगा। तो वैदिक ज्योतिष में ऐसे नहीं जानकार है, लेकिन वो जिस हिसाब से उन्होंने बताया मुझे ऐसा लगा कि बस किताबी ज्ञान है, या जो अधिकतर एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं वही ज्ञान उनके अंदर ही दिखा, बहुत ज्यादा गहराई नहीं दिखी। ठीक है, भवम भाव है तो वो भी समझ में नहीं आएगा, अष्टम से अष्टम तो है नहीं, है ना। बस हाँ, शनि मंगल की युति जो है, राहु केतु, ठीक है, भावों का कोई संयोजन नहीं दिखा। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई प्लेनेट अपने से 12 में जाए तो अपने फल का नुकसान, अपने भाव का नुकसान करता है। लग्न प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति बीमार रहता है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। 1 2 6 8 प्लेनेट ज्यादा बताए तो वो व्यक्ति बीमार रहेगा। 1 6 8 1 4 6 8 बताए तो एक्सीडेंट का कारक बनता है ना। तो जो कॉम्बिनेशन बताए गए हैं उसको ध्यान से देखना है, और बाकी करते करते जैसे जैसे क्लास होती रहेगी वैसे वैसे आप लोगों को और ज्यादा समझ में आता रहेगा। उसे नोट करते रहिएगा, जो चीज बता दिया गया उसे डायरी में नोट कर लीजिएगा। कॉपी वीडियो देखते समय जब मैं क्लास करता हूँ तो भी बताता हूँ, बाद में भी देख करके इसे नोट करते रहिए। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं अपना चार्ट कम लेता हूँ, आप लोगों से चार्ट ही मंगाता हूँ ताकि हमें भी नया नया चार्ट मिले और डिस्कशन करने में मजा आए। अगर मैं अपना चार्ट तू रटा रटाए आप लोगों को बता दूं तो शायद कुछ आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन हर बार वही चीज बताऊंगा अपने पास से तो कुछ नयापन नहीं होगा। मुझे नयापन करने की आदत है, इसलिए आप लोगों से मंगाता हूँ कि आप लोगों को भी अपने चार्ट पर जब समझेंगे तो समझ में भी आएगा। तो इसको देखिए, समझिए। और हेलो। बाकी हाँ बोलिए वैसे जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे अपने से 12वें भाव में चला गया, लेकिन केपी कुंडली में वो फिर मतलब 11वें में हो गया, तो भी मतलब बुरा प्रभाव देगा। वहां थोड़ा बचाव हो जाता है, वहां पे बचाव हो जाता है। लेकिन अपने से 12वें में तो चला गया ना, कोई प्लेनेट मान लीजिए छठे का मालिक है, 5वें में चला है, 5वें में चला गया, तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति कितना भी बीमार हो, है ना, छठे का स्वामी पंचम में चला गया, कितना भी बीमार हो, बीमारी से तो नहीं मरेगा, ये फिक्स है। छठे का स्वामी पंचम में चला गया, अर्थात रोग भाव का स्वामी पंचम में, निरोग भाव में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति बीमार हो, वो ठीक हो जाता है। तो अब वो पता चला कि वो 12वें में तो चला गया लेकिन फल वो छठे का ही दे रहा है, तब वो ठीक नहीं होगा। मान लीजिए कि वो छठे का स्वामी पंचम में चला गया के लग्न कुंडली में, लेकिन वो घूम फिर के फिर छठे में आ गया केपी कुंडली में, फल तो छठे का ही दे रहा है, तो फिर वो फार्मूला काम नहीं करेगा। अब फिर जैसा आपने पूछा कि वो चला गया 11वें में, 12वें ना जाकर 11वें में चला गया, लग्न कुंडली में 12वें दिख रहा है लेकिन केपी कुंडली में 11वें का दिख रहा है, तो वो फिर उतना बुरा फल नहीं देगा, बच जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो 11वें का फल दे रहा, 12वें का नहीं दे रहा, 50-50 हो जाएगा, तो उतना ज्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं देगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 नियम लागू होते हैं कि केपी कुंडली वो फिर वापस अपने ही घर में आ जाए। दूसरा नियम आता है कि नहीं वो 12वें में बैठा रहे। तीसरा नियम आता है कि नहीं एक भाव और पीछे चला जाए, 11वें में चला जाए, 11वें भाव में, तो फिर वो अच्छा हो जाएगा, बुरा फल आपको नहीं देखने को मिलना चाहिए। और घूम फिर के वो अपने लग्न कुंडली में ही आ जाए, लगन में, मतलब छठे का स्वामी छठे में आ जाए, लगन का लगन में आ जाए, तो फिर जो बुरा प्रभाव है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। अब वो नियम अलग अलग तरह से लागू होता है कि लग्न का मालिक 12वें में दिख रहा हो लेकिन वो केपी कुंडली में लग्न में आ जाए तो उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन छठे का स्वामी छठे में आ जाए तो बुरा प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि छठा बुरा भाव है, वो भाव चेंज नहीं कर पाया, 12वें नहीं जा पाया, तो वो रोगी रहेगा व्यक्ति। लेकिन लग्न का मालिक 12वें में जाके फिर लग्न में आ गया तो वो बीमार नहीं रहेगा। तो किस भाव का स्वामी हो अब है, वो अपने से 12वें बैठा है,
ना, उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फिफ्थ का मालिक है, फोर्थ में चला जाता है, संतान संबंधी समस्या होती है, लेकिन वो फिफ्थ में ही बैठ जाए वापस केपी कुंडली में तो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो केपी कुंडली में 5 का ही प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। तो 50-50 फल, मतलब 60-70 वो केपी कुंडली का फल देता है, 20-30% लग्न कुंडली का देता है। तो उसी हिसाब से हमें केपी कुंडली का ही प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा है आपको उत्तर मिल गया होगा, और इसको प्रैक्टिकल में इसको यूज कीजिए। और अगले हफ्ते कुछ नया चार्ट लेंगे, कुछ नया सब्जेक्ट लेंगे। डिप्रेशन मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, मानसिक संबंधी समस्या किसी को भी हो सकती है। देखिए, हर आदमी जो है, हर आदमी मस्तिष्क रूप से उतना उर्वर नहीं होता, उतना तेज नहीं होता, कहीं न कहीं परसेंटेज वाइज कम ज्यादा होता है। एक व्यक्ति को कितना भी समझाया जाए वो समझ में नहीं आता, एक व्यक्ति को जल्दी समझ में आ जाता है। तो कहीं न कहीं लग्न का उसमें प्रभाव होता है। तो वो स्तर वाइज हम चेक करते हैं कि लग्न कितना अच्छा है, लग्न पे बैठे प्लेनेट कितने अच्छे हैं। जितने बुरे प्लेनेट होंगे उतना ही लग्न ज्यादा प्रभावित होगा, जितने अच्छे प्लेनेट देखेंगे लग्न उतना ही अच्छा होगा। डिसीजन मेकिंग पावर्स की उतनी अच्छी होती जाएगी, उतनी बुरी होती जाएगी जैसे जैसे प्लेनेट बैठेंगे। तो लग्न को समझ लिया, लग्न को कैसे देखना वो समझ लिया, बहुत सारी चीजें समझ अपने आप आ जाती हैं। तो इसको आदत में डालिए। बाकी जो अन्य रोग है उसको भी फार्मूला में दूंगा, धीरे धीरे उसको भी चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये पूछना था कि अभी आपने बताया कि काल सर्प दोष, तो काल सर्प दोष कैसे देखते हैं कुंडली में, किसके ऊपर लगा है, किस तरह का? काल सर्प दोष का मतलब होता है कि जब लग्न में राहु केतु बैठे हो, लग्न में राहु हो तो बनता है। ठीक है, चंद्रमा राहु केतु के अक्ष पे हो, लग्न राहु केतु के अक्ष पे, मतलब लग्न और सप्तम में राहु केतु बैठ जाए तो, खास करके लग्न में होता है तो ज्यादा प्रभावित होता है, केतु भी होता है तो कम होता है, लेकिन होता है। तो चंद्रमा राहु केतु के अक्ष पे हो, चंद्रमा पे राहु केतु की दृष्टि हो, दोनों की हो जाएगी ना फिर, और लग्न चंद्रमा या फिर राहु और केतु के बीच में सभी प्लेनेट बैठे हों तो काल सर्प दोष होता है, ये ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, जी सर, वही मैंने पढ़ा था कि राहु और केतु के बीच में प्लेनेट आते हैं सारे, तो काल सर्प दोष मानते हैं। तो हाँ, सर लेकिन क्या जैसे चंद्रमा के साथ होता तो भी वो सक्सेस नहीं होने देता ना। काल सर्प दोष होता कि आदमी कितना भी मेहनत करे तरक्की नहीं कर पाता है ना, तो उसके वो फिर पंडित पूछता, भाई मैं मेहनत इतना करता हूँ, कमाता इतना हूँ, बचता कुछ नहीं। हेलो हाँ बोलिए। हेलो बोलिए, आवाज आ रही है मुझे। ऐसा हुआ है तो उसमें डिग्री का भी डिस्टेंस तो देखेंगे ना, कितनी डिस्टेंस है उनमें। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फिर तो प्रभाव नहीं देगा। हाँ, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रभाव कम होता है। 6 डिग्री तक अगर है तो ज्यादा प्रभावित करता है, 6 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। सर, वॉइस कट रही थी आपकी। अब बोलिए, मेरे वहाँ ठीक है आवाज। आप अपने वहाँ नेट चेक कीजिए, आपका नेट तो ठीक है? जी सर, अब आ रही है प्रॉपर वॉइस आ रही है। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि राहु केतु दोनों का होना चाहिए कि किसी एक से भी होता है चंद्रमा का? क्या काल सर्प दोष जो मानते हैं, अगर किसी एक का भी आ रहा है तो भी मानेंगे कि दोनों का होना चाहिए? राहु और केतु के बीच में होना चाहिए, केतु और राहु के बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ राहु बैठा है, ठीक है, उसके आगे राहु कैसे चलता है, पीछे चलता है आगे चलता है? राहु जो है घड़ी की दिशा में चलता है और सारे प्लेनेट घड़ी के उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना। राहु केतु घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो राहु के बाद, मतलब मान लीजिए राहु लग्न में है
और 12वें से लेकर के 7वें स्थान तक सारे प्लेनेट हो तो वहां पर काल सर्प दोष हो जाएगा। लेकिन दूसरे से 7वें तक रहेंगे तो नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जैसा भी होगा आगे क्लास जब भी होगी मैं बता दूंगा। गुरुजी एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। गुरुजी आपने अभी काल सर्प के बारे में बताया ना, तो इसका कोई सटीक उपाय क्या है? सटीक उपाय क्या करना चाहिए? जो भी बताया सटीक, पहले तो चंद्रमा काल सर्प दोष कैसे लागू हुआ है ये समझना जरूरी है। लग्न पे बना है, चंद्रमा पे बना है ना, कौन सा प्लेनेट ज्यादा बुरा फल दे रहा है वो जब तक हम समझेंगे। जैसे इस चार्ट में जो था, यहाँ चंद्रमा के बीच मंत्र जरूरी था, ठीक है, ये हम बता दिया। तो उसी तरह हर चार्ट में अलग अलग प्रकार से उपचार बनता है। सटीक उपचार कोई फिक्स एक उपचार नहीं है। हाँ, शिव जी की पूजा आराधना करना, काल सर्प दोष की पूजा जब कराते हैं तो उसमें शिव जी की वो जरूरी है, उसी से सब ब्राह्मण मानते हैं, उसी से। राहु के मंत्र जाप से भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि हम अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है, या बुरा हमें लगे कि हमें कोई व्यक्ति बुरा प्रभाव दे रहा है, वो बुरा प्रभाव ना दे, तो हम दो तरीके से उससे अच्छा कर सकते हैं। या तो हम कवच के रूप में खुद कोई चीज बना लें, या फिर जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसे ठीक कर ले, है ना। तो हम दोनों तरीके से उपचार कर सकते हैं, वही हम करते हैं। अगर राहु को मना लिया, राहु के जो राहु के बारे में जो विचार है, जो बुरे प्रभाव हैं, जो बुरे प्रभाव देने की क्षमता, उसको दूर कर लिया जाए राहु के मंत्र जप करके, या फिर हम खुद के मतलब लग्नेश के या चंद्रमा के बीच मंत्र जप कर लिया जाए, ताकि जो बुरे प्रभाव राहु केतु को पड़ रहे हैं टाइम टू टाइम वो छटते रहे, है ना, जमा न होते रहे, तो भी ठीक हो जाएगा। तो हमें दोनों तरीके से उपचार कर सकते हैं, और दोनों कर सके तो ज्यादा अच्छा है। जी गुरुजी। ठीक है जी, शुक्रिया गुरुजी। हर चार्ट पे अलग अलग तरह से उपचार बनते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा आराधना जो आपने बोला सटीक उपचार, तो ये जरूरी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है उपेंद्र, अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग क्विट कीजिए, उपेंद्र जी से बात कर लेते हैं। शुक्रिया गुरुजी, गुड, शुभ रात्रि। मोहन जी आप लोग जो है कॉल अधिकतर लोगों की मिल रही है ना। अभी सुनील जी का फोन आया था, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर उठाते नहीं है, या फिर बंद रखते हैं? गुरुजी मैं ना अभी ऑफ चल रहा था, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से पहुंचा, थोड़ा लेट आ रहा हूँ 2-3 दिन से। चलिए अभी बंद ही रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है। चलिए बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और बाद में बात करते हैं। जी गुरुजी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी। ठीक है उपेंद्र जी, आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है, गुड नाइट।